Students, we have been discussing the new economic policy which were implemented after 1991, that is LPG, liberalization, privatization and globalization. Liberalization and privatization we have discussed, and now we will start discussing globalization. Okay. Now what does it mean? That is globalization that we are going to discuss today. So globalization means integrating the economy of a country with the economies of other countries under conditions of free flow of trade and capital across borders. So free flow of trade and capital across borders, ये जो है ग्लोबलाइजेशन का आपका मेन पॉइंट है. So it means integrating the economy of a country with the economies of other countries. So this is the meaning of globalization. Means we are not confined to domestic economy, but this whole world is a market. That is a global market, and we are the part of that market. Means we cannot isolate ourselves, we cannot isolate our economy from the rest of the world. So that is the meaning of globalization. मीन्स आपको ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ में, अदर कंट्रीज़ का इकोनॉमी के साथ में आपको इंटीग्रेट होना, आपको जुड़ना है. तो जुड़ेंगे कैसे हम लोग दूसरा इकोनॉमी के साथ में? तो ट्रेड के द्वारा हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा जुड़ेंगे. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे यदि रिस्ट्रिक्शंस रहेगा तो क्या हम जुड़ पाएंगे दूसरा कंट्रीज़ के साथ? नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ट्रेड जो है यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन की हम लोग बात करें, ये पॉलिटिकल रिलेशन की बात नहीं करें. जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसमें आपको ट्रेड के द्वारा जुड़ा जाता है. तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड शुड बी रिमूव. तो इसीलिए इसको फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स जो है इसको हम लोग ज़्यादा ये देंगे. और कैपिटल का भी जो है फ्लो होना बहुत ही नेसेसरी होता है, एसेंशियल होता है, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होता है इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट्स होता है. तो हम लोग दूसरा कंट्री से हम लोग कैपिटल का इनफ्लो करते हैं या हम लोग दूसरा को देते हैं, आउटफ्लो होता है. So it is a process associated with increasing openness, growing economic interdependence, एक दूसरा पे निर्भर करना, and deepening economic integration in the world economy. तो ये तीन चीज़ जो आपको याद है, ओपननेस, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरा पे निर्भर रहना, डिपेंडेंट रहना, एंड डिपेनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक पहुँचाना. इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज़ ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज. ये एक ऐसा नेटवर्क को क्रिएट करता है जिसमें जो है कंट्रीज़ का पॉलिटिकल बाउंड्री जो है कोई मायने नहीं रखता है, ये जो है एक दूसरा को पार करता है. यानी कि ये इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक व्यू से आप देखेंगे तो पूरा दुनिया जो है, पूरा ग्लोबल जो है एक मार्केट है, एक इकोनॉमी है, एक बड़ा इकोनॉमी है, ना कि एक अलग अलग इकोनॉमी. Policy strategy promoting globalization of the Indian economy. Now we are going to see some policies or strategies which are helping to promote the globalization of the Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी को जो पॉलिसीज प्रमोट करता है ग्लोबलाइजेशन के लिए, उसको हम लोग देखते हैं. फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी लिमिट है, जो पार्टनरशिप है, उसको बढ़ाया गया. इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज्ड, रेंजेज बिटवीन 51 to 100%. अब आपको मालूम होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका जो है आपको परसेंटेज ऑफ शेयर को इंक्रीज कर दिया गया. आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है 100% कर दिया है FDI, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% हो सकता है. यानी कि बाहर का जो है कंपनीज, बाहर का जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आकर के इस्टेब्लिश कर सकता है, आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है. इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 100% हैज बीन अलाउड. अब यहाँ पे देखिए 47 हाई प्रायोरिटी, यानी कि 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज जो है उसमें FDI को जो है आपको अलाउ कर दिया गया. दैट इज़ 100% जो है FDI जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है. ऐसा नहीं कि 40% जो है फॉरेन करेगा और 60% इंडियन का, ऐसा नहीं है, 100% कर सकता है. यानी कि दिस इज़ द ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी.
द सेकेंड इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब हम लोग देखिए, पहला इक्विटी लिमिट को देखिए, हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया। सेकेंड है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। इन कन्फॉर्मिटी विथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इन्फोर्स for a longer duration. Under this policy, all restrictions and controls on foreign trade have been removed. Open competition is encouraged. अब ये जो हम लोग का पॉलिसी है कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि 1 साल 2 साल के लिए हम लोग पॉलिसी को जो है ट्रेड को फ्री की। ये लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म हम लोग का जो है ये आपका जो है पॉलिसीज है, इकोनॉमी को ओपन करना, ग्लोबलाइजेशन का जो है पार्ट होना। सो दिस इज व्हाट इट इज सेड। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन टैरिफ्स। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कि टैरिफ्स का रिडक्शन जो है इन ऑर्डर टू इनकरेज कम्पिटिटिवनेस, टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विथड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टैरिफ को हटाया गया, उसी तरह कोटास को भी जो हटाया गया। विथड्रॉल ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस इन सिंस 2001 द क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल इम्पोर्ट आइटम्स हैव बीन टोटली विथड्रॉन। दिस इज in conformity with India's commitment to the World Trade Organization. Now, as being part of the World Trade Organization, that is WTO, now it was commitment of India that quotas, means all types of restrictions, it is if it is quotas or tariffs or in other forms, would be removed, and therefore India did that, means remove the restrictions of tariffs and quotas. So you can see that since 2021 quotas removed completely. So this is all about the features. Next, see. Okay, now see World Trade Organization, WTO. Now WTO is given separately because one project is also there. So in book also you can see that WTO project is given. So you can study that in details, but as per our syllabus, we are not going to discuss much on this World Trade Organization, but one topic is given in NCERT, and so the things which are given there we are going to discuss here, because role of WTO is very vital to make the globalization, to make this world as global market, global economy. The WTO was founded in 1995 as the successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff, GATT, GATT, GATT. WTO आपको 1995 में फॉर्मेशन इसका हुआ, लेकिन इससे पहले जो आपको 1948 में ही जो है आपको GATT, GATT करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका मेन पर्पस वही था जो WTO का है। लेकिन WTO जो है आपको ज़्यादा जो है आपको ग्लोबल बेस्ड है, इसका पॉलिसी जो ज़्यादा इन्हेंस्ड पॉलिसी किया गया, और नंबर ऑफ जो है आपको कंट्रीज़ इसमें आपको बढ़ा, और बहुत सारे पॉलिसीज़ को चेंजेस इसमें किया गया ताकि ज़्यादा जो है ओपन हो सके इकोनॉमी। सो गेट वाज एस्टैब्लिश इन 1948 विथ 23 कंट्री, उसमें 23 मेंबर कंट्रीज था, एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे जो है आपको कंट्रीज होता है, एक दूसरा के साथ में ट्रेड करता है। बायलेटरल में क्या होता है? 2 कंट्रीज के बीच में होता है। Multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes. यहाँ पे equal opportunities को provide करने के लिए, ताकि सभी countries जो इस वर्ल्ड में है उसको बेनिफिट मिल सके ग्लोबलाइजेशन का, टेक्नोलॉजीज़ का, एडवांसनेस का। WTO is expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. यहाँ पे rule based trading जो है इसको establish करने का जो है WTO का मेन मकसद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रूल को बनाया गया, यहाँ पे रूल फिक्स किया गया, और उस रूल के अनुसार आपको वर्क करना है। आप अपने मनमौजी से नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम जो है रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, हम जो एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये सब आप अपने मन से यहाँ पॉलिसी से आप नहीं बना सकते। आपको WTO का जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा एज ए मेम्बर। WTO agreements cover trade in goods as well as services to facilitate international trade through removal of tariffs as well as quotas. तो WTO का जो एग्रीमेंट्स होता है उसके अंदर आपको गुड्स एंड सर्विस का जो है आपको फ्री फ्लो जो है होना चाहिए अमॉन्ग द कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरा कंट्री से फ्री फ्लो, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। उस पर जो है टैरिफ्स या कोटास या दूसरा टाइप के रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते हैं एज ए मेंबर ऑफ WTO।
नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्रोस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। ठीक है। As an important member of WTO, because India is the member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations and safeguards and advocating the interest of the developing world. चूँकि इंडिया जो है इसका आपको फाउंडर मेंबर है, ठीक है, तो फाउंडर मेंबर है तो ये जो है बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करता है WTO में। ये जो है आपको फोरफ्रंट मतलब आगे होकर के जो है ये WTO में ये रूल्स को, चाहे रूल्स बनाने का हो या रेगुलेशंस हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे अपना बात रखने का हो, और डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्रीज़ का बात रखने का जो है, पॉलिसीज़ को आगे करने का हो या प्रॉब्लम्स को आगे करने का हो, ये सब जो इंडिया जो है आपको लीड कर रहा है। इंडिया एक लीडिंग रोल जो है प्ले कर रहा है। इसके पीछे में बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज जो है इंडिया को सपोर्ट करने में रहता है, और इंडिया जो इस बात को रखता है। बहुत सारे जो आपको कन्वेंशन हो चुका है WTO का, जहाँ पे इंडिया जो है अपना बात रखा, और ना केवल अपना बात रखा बल्कि सिमिलर टाइप्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसका जो है वहाँ पे बात को रखा गया, उसके साइड से जो यहाँ पे इंडिया बोला। सो इंडिया हैज़ केप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड इन द WTO बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट। इंडिया चूँकि फाउंडर मेंबर है और एक लीडिंग रोल प्ले करता है, इसीलिए वो अपना कमिटमेंट को जो है वो अपना रखा, और रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड others have been removed. Now criticism, आप हम लोग क्रिटिकल इसको इवेलुएट करते हैं। मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमॉन्ग डेवलप्ड नेशंस। WTO में इंडिया तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो ज़्यादातर जो ट्रेड का वॉल्यूम होता है, जो बिजनेस होता है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में होता है। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया और अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ उससे पीछे रह जा रहा है, पीछे जो है हो जा रहा है। सेकेंड है कि डेवलप्ड कंट्रीज फाइल कंप्लेंट्स ओवर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज गिवन इन देयर कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज फील cheated as they are forced to open their markets for developed countries but are not allowed access to markets of developed countries. अब डेवलप कंट्रीज़ क्या करता है, डेवलप कंट्रीज जो है सब्सिडीज़ देता है आपको, और दूसरे फॉर्म में, सब्सिडीज़ के अलावा दूसरे अलग अलग फॉर्म तरीक़ा से जो है फार्मर्स को जो है बेनिफिट देता है, और इसी के चलते जो है जो फार्म प्रोडक्ट्स होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ही सस्ता रहता है डेवलप कंट्रीज़ में। तो वो जो है इंडिया जब चाहता है कि नहीं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसको सप्लाई कर सके है, और इंडिया यदि सब्सिडीज़ देता है आपको फार्मर्स को, तो आपको जो डेवलप कंट्री इसके अगेंस्ट जाता है और वो फाइल करता है। तो एक तरफ जो है, चूँकि जो मेन मोटिव है वो जो डेवलप कंट्रीज़ का होता है वो होता है अपना मार्केट को ओपन करना। मीन्स इंडिया को, या इंडिया ऐसा जो अलग दूसरा कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, या जो दूसरा अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसमें अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना। ठीक है। जो ब्रिटिश का जो पॉलिसी था, आपको मालूम है कि वो चाहता था कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, उसको इंडिया में आपको भेजना, इंडिया में जो एक्सपोर्ट करना। तो डेवलप कंट्री जो है इंडिया को एक मार्केट की तरह देखता है, वो अपना सामान को यहाँ बेचना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इंडिया जो है वो सप्लाई करे डेवलप कंट्रीज़ को, इंडिया जो है अपना सामान गुड्स एंड सर्विसेज को बेचे डेवलप कंट्रीज़ को। तो इसीलिए जो है वो जो है एक तरफा पॉलिसीज चाहता है, और ये जो बायसनेस है वो WTO में देखा गया है। तो बहुत सारे जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हो, यदि कुछ पॉलिसी जो है फार्मर्स को या कोई दूसरा पॉलिसीज ला करके यदि बेनिफिट पहुंचाना चाहता है, तो इसके जो है अगेंस्ट हो जाता है आपको डेवलप कंट्रीज। तो देयर आर मेनी challenges and many policies which are not suitable for the countries like India and other underdeveloped countries. तो ये जो है पक्षपात हो जाता है, एक तरफा जो है हो जाता है। So we are not going to discuss much on the criticism. So this is all about the WTO and about the globalization. We will see next things in the next class. Thank you.